नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। मैं हूं आंचल गुलाटी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने विचारों को साझा किया है। उन्होंने लिखा, भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाता है और हमारे इतिहास के उस दुखद अध्याय के दौरान अनगिनत लोगों द्वारा झेली पीड़ा को याद करता है। ये उनके धैर्य, अकल्पनीय क्षति का सामना करने और फिर भी नए सिरे से शुरुआत करने की ताकत पाने की उनकी क्षमता का सम्मान करने का भी दिन है। प्रभावित हुए कई लोगों ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया और उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। ये दिन हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने वाले सद्भाव के बंधन को मजबूत करने की हमारी स्थायी जिम्मेदारी को भी याद दिलाता है। और वहीं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर लिखा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर देश के विभाजन और उसकी त्रासदी के शिकार लोगों के दर्द को याद कर संवेदना व्यक्त करने का दिन है। इस दिन कांग्रेस ने देश को टुकड़ों में बांटकर मां भारती के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। विभाजन के कारण हिंसा, शोषण और अत्याचार हुए और करोड़ों लोगों ने विस्थापन झेला। मैं उन सभी लोगों के प्रति मन की गहराई से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश विभाजन की इस इतिहास और दर्द को कभी भुला नहीं सकेगा। विभाजन की इस विभीषिका में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आइए अब एक्सप्रेस 100 में खबरों का रुख करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस बार के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी का संस्करण प्रसारित होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क्स पर क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर, जहां पूरे देश में देशभक्ति का माहौल छाया हुआ है, वहीं राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई। लाल किले के गेट पर हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, बैगेज स्कैनर लगाए गए हैं। हर व्यक्ति की जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति। जांच एजेंसियां सतर्क हैं और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। खासतौर पर लाल किले के आसपास सुरक्षा को सख्त कर दिया गया। यहां चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल तैनात। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। डोडा में वाहनों की जांच की जा रही है। डोडा एसएसपी संदीप मेहता ने कहा, 15 अगस्त के मद्देनजर सारा जो नाका है उस पर कड़ी व्यवस्था, हमारी सारी टीमें तैनात, आने जाने वाले लोगों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। तो डोडा में भी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। ड्रोन्स के जरिए सुरक्षा की जो पूरी व्यवस्था है उससे सुव्यवस्थित करने के लिए तमाम सेनाएं साथ में और व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के भद्रवा में स्वतंत्रता दिवस से पहले सीआरपीएफ 33 बटालियन ने स्कूली छात्रों के साथ तिरंगा रैली निकाली। देशभक्ति और एकता के उत्साहपूर्ण उत्सव में लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने बुधवार को लेह के मुख्य बाजार में हर घर तिरंगा रैली की अगुवाई की। रैली में स्थानीय नागरिकों, स्थानीय नेताओं, युवा समूहों और सांस्कृतिक दलों की भारी भागीदारी देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास परिसर में तिरंगा फहराया। वहीं देशभक्ति की भावना और राष्ट्रीय एकता की मिसाल पेश करते हुए भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में बुधवार को दिल्ली भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा जामा मस्जिद क्षेत्र में मुस्लिम समाज के सैकड़ों नागरिकों के साथ पूरे जोश और उत्साह के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई।
इसके साथ ही भारतीय सेना ने भी तिरंगे का एक वीडियो जारी किया। वीडियो में तिरंगे को शान, अभिमान और पहचान का प्रतीक बताया गया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा सांसद संबित पात्रा ने पुरी में तिरंगा यात्रा निकाली और उसमें हिस्सा लिया। इस दौरान संबित पात्रा ने कहा कि पूरे देश में तिरंगा यात्रा अभियान में कई लोगों की भागीदारी देखी जा रही है। उन्होंने कहा तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक। देहरादून में भी सीएम पुष्कर धामी ने अपनी अगुवाई में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। गांधी पार्क में शुरू हुई इस यात्रा में युवाओं, छात्र छात्राओं, महिलाओं और जन प्रतिनिधियों ने हाथ में तिरंगा लेकर भारत मां के जयकारे लगाए। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हर घर में तिरंगा अभियान के तहत जयपुर के विद्याधर नगर में आयोजित तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा में तिरंगा यात्रा और स्वदेशी मार्च में हिस्सा लिया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में युवा और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन की ग्रीष्मकालीन वार्षिक उत्सव का उद्घाटन करेंगी। ये उद्यान 11 अगस्त से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। इस दौरान अंतिम प्रवेश शाम 5:15 बजे तक रहेगा। प्रवेश गेट नंबर 35 से होगा, जो नॉर्थ एवेन्यू रोड के पास स्थित है। ये उत्सव 14 सितंबर तक चलेगा। उत्तराखंड के सीमांत इलाकों से लेकर हल्द्वानी तक इस बार स्वतंत्रता दिवस का जश्न और भी खास। पिथौरागढ़ की 8 वीरांगनाओं और हल्द्वानी के एक दिव्यांग कलाकार को राष्ट्रपति भवन से आया सीधा आमंत्रण। ये सिर्फ न्योता नहीं बल्कि उनकी मेहनत, जज्बे और देश प्रेम का राष्ट्रीय सम्मान है। काष्ठ कला में महारत रखने वाले जीवन जोशी चीड़ की छाल से अनोखी कलाकृतियां बनाते हैं, जिसे बैगेट आर्ट का नाम दिया गया। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज लगातार तीसरे दिन सुनवाई। कल हुई सुनवाई में कोर्ट ने टिप्पणी की, चुनाव आयोग की ओर से 11 दस्तावेजों को मान्य करार देना असल में एक वोटर फ्रेंडली कदम है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने बुधवार को कहा कि वो आवारा कुत्तों के मामले को देखेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की तत्काल सुनवाई के लिए नई 3 जजों की स्पेशल बेंच बनाई। अब जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच आज इस पर सुनवाई करेगी। बुधवार को कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग बेंच के विरोधाभासी आदेश होने की दलील देते हुए सीजीआई से इस मामले में दखल देने की मांग की थी। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। आज़ादी के समय साल 1947 में देश के विभाजन के कारण जान गंवाने वालों और अपने मूल से उजड़ने वालों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर देश के विभाजन और उसकी त्रासदी के शिकार लोगों के दर्द को याद कर संवेदना व्यक्त करने का दिन है। इस दिन कांग्रेस ने देश को टुकड़ों में बांटकर मां भारती के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, टिहरी, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग जिले में आज स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित। इस बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश का दौर। इसकी वजह से नदियों का जलस्तर में बढ़ोतरी, कुछ नदियां खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। उत्तराखंड में कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही है। हरिद्वार के कई इलाकों में बारिश हो रही है। उत्तराखंड के धराली में मौसम की खराबी की वजह से रुका राहत बचाव कार्य जल्द शुरू हो सकता है। झील को मैनुअल तरीके से खाली करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देर शाम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की एक टीम ने झील का किया निरीक्षण। वहीं गंगोत्री नेशनल हाईवे पर डबरानी में बीआरओ द्वारा युद्ध स्तर पर काम जारी।
हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिलों में बीते 24 घंटों में भारी बारिश का दौर जारी, जिसके चलते प्रदेश के कई स्थानों पर बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई। सामान्य जनजीवन प्रभावित। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के गानवी खड्ड में अचानक बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय सेना एक बार फिर देवदूत बनकर सामने आई। सेना ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सेना ने लॉजिस्टिक ड्रोन का उपयोग करते हुए इस बचाव अभियान को सफल बनाया। बुधवार को कृषि डोगरी घाटी की ऊंचाई वाले इलाके में बादल फटने की वजह से बाढ़ ने सतलुज नदी पर बने पुल को अपनी चपेट में ले लिया। दल ने फंसे हुए नागरिकों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। लखनऊ में भारी बारिश की शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की बारिश की स्थिति को देखते हुए लखनऊ में प्री प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह से हो रही बारिश का दौर जारी। झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं मौसम हुआ सुहावना। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से कई इलाके जलमग्न। वहीं कई इलाकों में बारिश की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी। कर्नाटक के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण बेंगलुरु के प्रमुख चौराहों पर जलभराव की स्थिति, जिससे कई इलाकों में वाहनों की आवाजाही ठप। सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री गान किम यूंग भारत की यात्रा पर। बुधवार को सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और व्यापार वाणिज्य मंत्री गान किम योंग की अगुवाई में सिंगापुर के एक मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दिल्ली में बुधवार को भारत और सिंगापुर के बीच तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिया हिस्सा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ताज होटल में आयोजित पर्यटन और आतिथ्य संघों के महासंघ फेथ सम्मेलन 2025 को संबोधित किया। उन्होंने टूरिज्म के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि कूटनीति से बढ़कर पर्यटन किसी भी देश की पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ता है। और जयशंकर ने कहा कि हमें अपनी विरासत और संस्कृति को दुनिया के समक्ष प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए लगातार प्रयास किए। इन प्रयासों से भारत की अनूठी पहचान और समृद्ध इतिहास को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली। नई दिल्ली में बुधवार को बौद्धिक संपदा भवन का उद्घाटन समारोह हुआ। इस अवसर पर वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में कारोबार को और आसान बनाने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनों के प्रावधानों को सरल बनाया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को भी श्री बांके बिहारी मंदिर निर्माण अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी गई। यह अध्यादेश परंपरागत पूजा पद्धति और धार्मिक मान्यताओं को बिना छुए प्रबंधन, सुरक्षा और सेवा सुविधाओं को आधुनिक स्वरूप देने का मार्ग प्रशस्त करेगा। देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले तैयारियां जोरों शोरों से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले श्री द्वारकाधीश मंदिर को लाइटों से सजाया गया। अयोध्या में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर। बाजारों में रौनक छा गई। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर लोग खरीदारी में जुटे। बाजारों में भगवान कृष्ण की पोशाकें, झूले, आभूषण और सजावट का सामान खूब बिक रहा है। और एक्सप्रेस 100 में वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए DT न्यूज़। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तूने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसकी वजह। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं।
ब्रेक के बाद का स्वागत। रुक करते हैं खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। आरबीआई ने एक नई व्यवस्था लागू करने का किया ऐलान, जिसके तहत 4 अक्टूबर 2025 से चेक कुछ ही घंटों में होंगे क्लियर। ये सुविधा पूरे देश में लागू। आरबीआई ने लोन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए को लेंडिंग के दिशा निर्देशों से किया संशोधन। इससे बैंकों और एनबीएफसी से परे नियामक निगरानी का होगा विस्तार। आईसीआईसीआई बैंक ने भारी विरोध के बाद शहरी क्षेत्रों में नए ग्राहकों के लिए न्यूनतम शेष राशि की सीमा को घटाकर 15,000 रुपये किया। एसबीआई ने आईएमपीएस के जरिए धन हस्तांतरण पर शुल्क ढांचा किया संशोधित। ये बदलाव 15 अगस्त से प्रभावी। एसबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के मुताबिक शाखा के जरिए आईएमपीएस लेनदेन पर लगने वाले शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन 25,000 रुपये से अधिक राशि के ऑनलाइन लेनदेन पर अब नाममात्र शुल्क। एफएसएसएआई के खाद्य लेबलिंग, विज्ञापन और दावों के नियमों पर चर्चा करने के लिए उच्चस्तरीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श का आयोजन किया गया। इस दौरान उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे ने भ्रामक विज्ञापनों को समाप्त करने का किया आह्वान। उन्होंने निर्माताओं से आग्रह किया कि वो लेबलिंग को केवल विपणन उपकरण के बजाय विश्वास का कारक माने। स्टील मिनिस्ट्री के सचिव संदीप पॉन्ड्रिक के अनुसार घरेलू स्तर पर प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत 100 किलोग्राम तक पहुंची। जेजीईपीसी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2025 के दौरान रत्न और आभूषणों का कुल सकल निर्यात 15% से ज्यादा बढ़कर 18,756 करोड़ रुपए। सोना चांदी की कीमतों में दर्ज की गई तेजी। 24 कैरेट के सोने की कीमत एक बार फिर से 1 लाख रुपए के पार, जबकि चांदी के दाम में 1,900 रुपए की तेजी दर्ज की गई। रियलमी ऑप्टिमम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ साझेदारी के तहत भारत ने रियलमी बड्स की T200 लाइट का निर्माण और शिपिंग शुरू की। सेबी ने प्रस्तावित किए गए नए बदलाव में एल्गोरिदम ट्रेडिंग की परिभाषा को तय करने का प्रस्ताव भी शामिल किया। पीडब्ल्यूसी इंडिया ने 2030 तक भारत में 20,000 एडिशनल जॉब्स लाने की योजना बनाई। पीडब्ल्यूसी इंडिया ने कहा कि कंपनी अगले 5 वर्षों में टियर 2 और टियर 3 शहरों में विस्तार कर और डिजिटल परिवर्तन, सस्टेनेबिलिटी, जोखिम और नियामक, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान केंद्रित कर राजस्व में 3 गुना की वृद्धि का लक्ष्य रखती है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस 8 वित्त वर्षों में 92 करोड़ की बढ़त के साथ वित्त वर्ष 2024-25 में 18,587 करोड़। वहीं 8 वर्षों के दौरान ट्रांजैक्शन का मूल्य 1.10 लाख करोड़ से बढ़कर 261 लाख करोड़ रुपए। जुलाई में देश के बाजारों में करीब 30 लाख नए डीमैट खाते। दिसंबर 2024 के बाद सबसे ज्यादा मासिक बढ़ोतरी। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अरावली पावर कंपनी के खिलाफ 526 करोड़ रुपए की मध्यस्थता फैसला जीत लिया। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार ट्रंप के द्वारा निर्यात को लेकर लगाए गए टैरिफ भारत की आर्थिक वृद्धि को नहीं करेंगे प्रभावित, ना ही देश की पॉजिटिव सॉवरेन रेटिंग आउटलुक पर होगा कोई असर। पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की दूसरी समीक्षा के लिए तय 5 में से 3 लक्ष्यों को हासिल करने में रहा नाकाम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को दी चेतावनी, कहा यदि उसने यूक्रेन में जारी संघर्ष को नहीं रोका तो बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अगर रूस संघर्ष विराम के लिए सहमत नहीं होता तो उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिसमें टैरिफ और प्रतिबंध शामिल। अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली बैठक से पहले ट्रंप ने कहा कि यदि पहली बैठक सफल होती है तो दूसरी बैठक का प्रस्ताव होगा, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति भी होंगे शामिल। ब्राजील सरकार ने अमेरिकी टैरिफ की प्रभावित कंपनियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा। ये पैकेज मुख्य निर्यातकों की ऋण सुविधा के लिए भी। वहीं सरकार ने के अनुसार राहत पैकेज का मुख्य हिस्सा 30 अरब रियाल का ऋण, इसके अलावा 4.5 अरब रियाल छोटे उद्यमों के लिए मदद फंड को मजबूत करने के लिए आएंगे। इटली के दक्षिणी द्वीप लम्पेड्रूसा के पास प्रवासी जहाज हादसे में कम से कम 26 लोगों की मौत, 60 लोग बचकर लाए गए किनारे। कोस्ट गार्ड ने बताया कि मृतकों की संख्या अस्थायी, बचाव तलाश अभियान जारी। हादसे में प्रवासियों के साथ जो हुआ वो लीबिया से यात्रा कर रहे थे। कोस्ट गार्ड के अनुसार बचाव स्थल पर 5 जहाज, 2 विमान, 1 हेलीकॉप्टर काम कर रहे हैं। पेरू के राष्ट्रपति ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए जिसमें वामपंथी विद्रोहियों के साथ 1980 से 2000 के बीच हुए भीषण संघर्ष के दौरान मानवाधिकारों के हनन और पुलिस अधिकारियों को माफ किया गया। राष्ट्रपति दीना बुलाउट ने कहा कि इस क्षमा कानून को लागू करने से पेरू सरकार और कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, सशस्त्र बलों, पुलिस और आत्मरक्षा समूहों के सदस्यों के बलिदान को देती है मान्यता। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी ने
कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से जुड़ी $70 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। पाम बॉन्डी के अनुसार इन संपत्तियों में $2 करोड़ के जेट, डोमिनिकन गणराज्य में एक हवेली सहित कई आलीशान घर और फ्लोरिडा में कई करोड़ डॉलर की संपत्तियों का के साथ साथ एक घोड़ा भी शामिल है। मेक्सिको की सुरक्षा मंत्री ओमर ग्रासिया हार्फुच ने कहा कि अधिकारियों ने ड्रग तस्करी समूह से संबंधित आरोप में अमेरिका के वांछित 26 कैदियों को अमेरिका भेजा। पश्चिमी ग्रीस के पेट्रास शहर में बाहरी इलाकों में लगी जंगली आग में 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र जला। गाजा में 31 फिलिस्तीनी बच्चे जिनके परिवार चिकित्सा उपचार के लिए इजराइल के एलात रामोन हवाई अड्डे से इटली के लिए हुए रवाना। आईओए की बुधवार को आयोजित हुई विशेष आम बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बोली को औपचारिक मंजूरी मिली। खेल संघों के पदाधिकारियों और पूर्व खिलाड़ियों ने आईओए के निर्णय को अहम माना। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत ने की थी। भारतीय कुलवीर सिंह ने पुरुषों की 3000 मीटर की दौड़ में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड सुधारा। बुडापेस्ट में आयोजित हंगेरियन एथलेटिक्स ग्रां प्री में वो 5वें स्थान पर। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की जमानत की रद्द। उन्हें एक हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का दिया निर्देश। 2 बार के यूएस ओपन एकल चैंपियन वीनस विलियम्स को इस साल के टूर्नामेंट के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर ने सिंसिनाटी ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। होल्गर रू ने सिंसिनाटी ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इगा श्वांतेक ने भी इसी सिंसिनाटी ओपन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 9 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन मोनिका सेलेस ने खुलासा किया कि वो ऑटो इम्यून बीमारी से पीड़ित हैं। यूरोपियन चैंपियंस पेरिस सेंट जर्मन ने टॉटनहैम हॉटस्पर को मात देकर यूएफए सुपर लीग कप जीतने में कामयाबी हासिल की। टॉटनहैम के खिलाड़ियों ने निराशा जताई, उनकी टीम सुपर कप जीतने में रही नाकाम। पीएसजी मैनेजर ने माना कि उनकी टीम भाग्यशाली थी कि वो सुपर कप जीतने में कामयाब रहे। लिवरपूल 18 साल के डिफेंडर जियोवानी लियोनी को साइन करने के करीब। बॉर्नमाउथ ने फ्रांस के सेंटर बैक डियाकाइट को साइन करने की प्रक्रिया की पूरी। और 6 बार की विजेता मैनचेस्टर यूनाइटेड काराबाओ कप के दूसरे दौर के लिए ग्रिस्बी टाउन जाएगी। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।